नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो इज़राइल ने ईरान पर हमला किया लेकिन विजय हासिल नहीं की। ईरान ने इज़राइल पर हमला किया लेकिन विजय हासिल नहीं की। तो क्या हासिल किया? ईरान ने इज़राइल की हेकड़ी निकाल दी। जो आयरन डोम बना रखा था कि दुनिया भर की मिसाइलों से महफूज है इज़राइल, इस भेद को भेद कर रख दिया ईरान ने। सुपरसोनिक मिसाइल जो 1 से 5 मैक की स्पीड से चलते हैं, उनको तो आयरन डोम रोक सकता है, लेकिन ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जो 5 से 10 मैक यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। उनको रोक पाना ईरानी के आयरन डोम के इज़राइल के आयरन डोम के बस का नहीं था। हाइफा में, तेल अवीव में भारी पैमाने पर तबाही मची है। हाइफा में अडानी का पोर्ट तबाह हुआ है, ठीक ठाक नुकसान हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं 8 नागरिक, कुछ लोग कह रहे हैं 12 नागरिक, कुछ लोग कह रहे हैं 15 इजरायली नागरिक मारे गए हैं और घायलों की संख्या भी अच्छी खासी 100 से ज़्यादा बताई जा रही है। भारत का गोदी मोदी मीडिया इस तरह की खबरें दिखा नहीं रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि भारत इजराइल का साथ दे रहा है, उस ईरान का साथ नहीं दे रहा जिससे हमारे सदियों पुराने संबंध हैं, और उस इजराइल का साथ दे रहा है जिसने थोड़े बहुत हथियार, थोड़े बहुत ड्रोन भारत को दे दिए थे। लेकिन ईरान इजराइल को धमकी दे रहा है। अमेरिका खुलकर सामने आ गया है। अमेरिका ने, ट्रंप ने अपने पोल पट्टी खुद खोल दी है कि इजराइल का हमला जो किया बड़ा एक्सीलेंट था, लेकिन ईरान को वो धमका रहा है कि हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करना। ईरान कह रहा है कि खाड़ी देश में जो भी दूसरे देशों के सैन्य ठिकाने हैं या विमान वाहक पोत हैं या दूसरी सामग्री है, उन पर वो हमले कर सकता है। साफ साफ इशारा अमेरिका की तरफ है। अमेरिका के खाड़ी देशों में 90,000 से ज़्यादा सैनिक हैं। बहरीन में उनका सेना का आर्मी का बड़ा बेस है। कतर के अंदर उनकी वायुसेना का बड़ा बेस है। फिर 2 या 3 विमान वाहक पोत हैं जो खाड़ी में पहुंच गए हैं। एक पहले से था, 2 और पहुंचने वाले हैं। तो ये मोर्चाबंदी की कोशिश हो रही है। लेकिन ईरान का भले ही भारत ने साथ नहीं दिया हो, लेकिन चीन और रूस बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ईरान पर हुए इजरायली हमले की सख्त लहजे में मजम्मत कर रहा है, आलोचना करना है। ईरान की सार्वभौमिकता पर इसे हमला बताया गया है। विश्व शांति के लिए इजराइल के हमले को खतरनाक बताया गया है, स्थायित्व को बिगाड़ने वाला बताया गया है और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया गया है। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने एससीओ का ये जो रेजोल्यूशन है, ये प्रस्ताव है, इससे किनारा कर लिया कि हम बातचीत में शामिल नहीं थे, इसलिए हम इससे किनारा कर रहे हैं। कजाकिस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, चीन हो, रूस हो, और भी जो 8-10 देश और हैं, कुल मिलाकर 10 देशों का ये समूह है, भारत को छोड़कर सभी ने इजराइल की सख्त आलोचना की है। चीन ने तो साफ कह दिया है कि 2 उनके बड़े लैब ईरान में चल रहे हैं। अगर उनकी लेबॉर्ट्रीज पर हमला करने की कोशिश की इजराइल ने तो अंजाम बुरा हो सकता है। इसी साल ईरान और रूस के बीच में एक सामरिक महत्व का समझौता हुआ था, स्ट्रेटजी लेवल पर समझौता हुआ था, जिसमें एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर विदेशी देश द्वारा हमला करने की सूरत में एक दूसरे के सैन्य ठिकानों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी दोनों पक्ष लेंगे, ये एक समझौता हुआ था। वैसे भी ईरान पर प्रतिबंध बहुत लगे हैं, वो बहुत सारे मामलों में पिछड़ा हुआ है, लेकिन वो ड्रोन अच्छे बनाता है, सस्ते ड्रोन होते हैं, मारक होते हैं, लंबी दूर तक वार करने वाले होते हैं। और यूक्रेन के खिलाफ जो रूस लड़ाई लड़ रहा है उसमें
ईरान के ड्रोन ने रूस की मदद की है। एक दूसरी बात है कि अगर इजराइल ये सोच रहा था कि बस जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, वो उनके साथ खुलकर सामने आ जाएगा, तो ब्रिटेन और जर्मनी ने तो और फ्रांस ने कुछ हद तक अपने आप को अलग किया हुआ है। अमेरिका की मजबूरी है क्योंकि अमेरिका में ज्यूइश लॉबी, यहूदियों की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, बहुत पैसे वाली है, पॉलिटिकल बहुत असर रखती है और उनके दबाव में ट्रंप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके सीनेटर और कांग्रेसमैन भी दबाव डाल रहे हैं ट्रंप पर कि वो ईरान को नष्ट कर दें, ईरान को ख़त्म कर दें, ईरान को तबाह कर दें। एक बार कहा जाता है बराक ओबामा के पास इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने प्रस्ताव भेजा कि वो अमेरिका की यात्रा करना चाहते हैं। बराक ओबामा उस समय यात्रा के हक में नहीं थे, इसलिए उन्होंने टाल दिया कि अभी नहीं, बाद में आइएगा। तो वहाँ की कांग्रेस, जो वहाँ की संसद ने एक तरह से न्योता दे दिया नेतन्याहू को, और नेतन्याहू अमेरिका पहुँच गए, वहाँ की कांग्रेस को संबोधित किया और 52 बार कांग्रेसमैनों ने खड़े होकर नेतन्याहू के पक्ष में तालियां बजाई थी और बराक ओबामा देखते रह गए थे। हालांकि बराक ओबामा के समय ही ईरान के साथ परमाणु हथियार नहीं बनाने को लेकर और बदले में आर्थिक प्रतिबंध हटा देने के संबंध में एक समझौता 2015 में हुआ था, जिसे इसी ट्रंप ने 2018 में जब पिछली बार राष्ट्रपति बने थे खारिज कर दिया था। अब वही ट्रंप, वो GOPAC एक्ट कुछ कहलाता है, उसको आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ट्रंप इस कदर दगाबाज आदमी है कि कहा जा रहा है कि ईरान के साथ जो उसके परमाणु हथियारों पर संधि या रोक के सिलसिले में जो वार्ता चल रही थी, उसमें ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के आंकड़े अमेरिका को दे रहा था कि देखिए, हम कोई हथियार नहीं बना रहे, हम कोई यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं कर रहे, ये देखिए IAEA का रिपोर्ट भी ये कहती है, IAEA की। लेकिन माना जाता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने वो सारी चीज़ें, जो रिकॉर्ड था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का, जिसमें ईरान के सैन्य ठिकानों का भी बारीकी से विस्तार से वर्णन किया गया था, वो सारे दस्तावेज किसको सौंप दिए? नेतन्याहू को। नेतन्याहू उस पागल का नाम है जो अपनी सत्ता बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ, 120 की संसद है और 61 वोटों से वो प्रस्ताव पारित हुआ, एक वोट से नहीं तो उनकी सरकार गिर जाती। नेतन्याहू पर खूब सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन PM होने के कारण उन्हें एक तरह से छूट मिली हुई है, और अगर एक बार प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटे तो ये जो स्पेशल छूट मिली हुई है वो वापस हो जाएगी और उनको जेल में सड़ना पड़ सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी उनके खिलाफ मामले दर्ज है। तो अमेरिका की भूमिका समझ में आ जाती है इस रूप में। अब मिडिल ईस्ट के देशों की भूमिका का जहाँ तक सवाल है, तो सऊदी अरब हो, चाहे UAE हो, चाहे कतर हो, चाहे ओमान हो, चाहे जॉर्डन हो, ये देश पहले ईरान की बढ़ती प्रतिद्वंद्विता से, बढ़ते प्रभाव से दुखी रहा करते थे और इजराइल के साथ गुपचुप हाथ मिलाया करते थे। अब वो उनको लग रहा है कि ईरान अगर कमज़ोर पड़ा तो इजराइल अपनी तरफ से दादागिरी मचाना शुरू कर देगा, तो वो कहीं ना कहीं ये नहीं चाहते कि ईरान परमाणु युद्ध हथियार बनाने में कामयाब हो जाए, लेकिन वो शांति चाहते हैं। चीन का व्यापार खाड़ी के देशों से बढ़ रहा है और चीन चाहकर भी जानबूझकर किसी देश से लड़ता नहीं है। चीन बड़ा चालाक देश है इस मामले में, और चीन भी नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए, रूस भी नहीं चाहता, कोई भी महाशक्ति नहीं चाहती कि उनके इलाके में एक और देश परमाणु हथियारों से संपन्न पैदा हो जाए। तो क्या अमेरिका और इजराइल को मनाने की कोशिश ये देश नहीं कर सकते? एक कोई समझौता करने की कोशिश नहीं कर सकते? या सबको लगता है ट्रंप समेत कि दो देश आपस में लड़ते रहे तो दोनों देश उनके हथियार खरीदते रहेंगे, उनका धंधा चमकता रहेगा, दुनिया गई तेल लेने। हालांकि तेल अवीव पर भी हमला हुआ है और तेल अवीव की भी हालत ख़राब है, ये खबरें भी आ रही हैं। और जहाँ तक मैंने बताया तेल लेने की बात कही, तो तेल क्रूड ऑयल के दाम $90 प्रति बैरल पहुँच सकने की आशंका जताई जा रही है गोल्डमैन सच द्वारा। ये हुआ
तो हिंदुस्तान में भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ये चीज़ भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। लेकिन मोदी जी कहाँ हैं? एससीओ में भारत साथ नहीं दे रहा। यूएन जो काउंसिल की बैठक हुई उसके अंदर भारत ने गजा में स्थायी रूप से जो सीज़ फायर की बात थी उसमें एब्सटेन कर दिया और बात हो रही है कि आपस में बैठकर बात की जाए। देखते हैं G7 के देशों में इस पर क्या असर पड़ता है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा।